हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की न्यूज़ को। तो सबसे पहले न्यूज़ में आपको दो वैरायटी याद रखनी है जो कि धान की वैरायटी है, ठीक है। और ये धान की वैरायटी भारत के द्वारा डेवलप की गई है और दुनिया की पहली दो जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं, ठीक है। यानी कि जीन में मॉडिफिकेशन के बाद में जो है इस वैरायटी को बनाया गया है। तो पहली जो वैरायटी है इसमें आपका पहला नाम है DRR धान 100, ठीक है। नाम याद रखना, DRR धान 100, इसका नाम है आपका कमला। ये विकसित की गई है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है उनके द्वारा। दूसरी जो वैरायटी है उसका नाम है पूसा DST राइस 1। ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली में IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा। तो दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये आपका स्टैटिक का पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो दोनों धानों की जो किस्में हैं, ठीक है, ये किस्में बच्चे आपके जो भारत की है ना, मतलब भारत की जो नेचुरली जो यहाँ पे धान की किस्में होती हैं उसी में जो है आपको मॉडिफिकेशन के बाद ने बनाया गया है। इसमें फॉरेन से जो है किसी किस्म को नहीं लिया गया है, ठीक है। और ये आपका दुनिया की पहली क्या है, जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं और ये भारत के द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है। तो देखना, भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने और जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जो कृषि नवाचार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अभी वर्तमान में जो कृषि मंत्री हमारे हैं, कृषि मंत्रालय को संभाल रहे हैं, इनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। और ये जो इंस्टीट्यूट है बच्चे, इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है जिन्होंने ये डेवलप किया है वो है आपका ICAR, ठीक है। तो ICAR के अंडर में ही आपका IIRR आता है और एक आपका IARI आता है। IIARR ये आपका हैदराबाद में है और जो आपका IARI है ये आपका नई दिल्ली में है। तो दोनों ही जो है आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। आपको धानों का नाम याद रखना है और बेसिकली जो है इन्हें बनाया गया है क्योंकि अच्छी गुणवत्ता जो है इनमें लाई गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 30% जो इनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव की गई है, ठीक है। तो इस इम्प्रूवमेंट के साथ में जो है आपका जीन मॉडिफिकेशन के बाद में जो है इन्हें बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत जो है इन्हें बनाने वाला, इस तरह की किस्मों को डेवलप करने वाला दुनिया का पहला देश है। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। न्यूज़ ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा भारत को हॉक-आई 360 टेक्नोलॉजी बेचने को मंजूरी दे दी गई है। अब क्वेश्चन है कि ये है क्या, ये जो हॉक-आई 360 सिस्टम है ये बेसिकली क्या होगा? तो ये बच्चे आपका ऐसा सिस्टम है जिससे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का पता लगाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। $131 मिलियन के सौदे में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और सहायता शामिल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक सैटेलाइट का नेटवर्क सिस्टम है जिससे कि क्या किया जाएगा, पृथ्वी का आप लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक तरीके से सर्वे करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जो है आपका ये सिस्टम बनाया जा रहा है। तो USA के द्वारा भारत को ये आपका सिस्टम दिया जाएगा, ठीक है। भारत जो है USA से ये सिस्टम खरीदेगा और इसमें बेसिकली इस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेन जो है भारत के लोगों को किया जाएगा। तो बेसिकली आपका US के द्वारा हमने लगभग $131 मिलियन में इस सिस्टम को खरीद लिया है, ठीक है। फिर आएगा कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहला जो फ़ायदा है, यह टेक्नोलॉजी भारत को अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने और अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करने में सक्षम बनाएगी और यह टेक्नोलॉजी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री निगरानी को मजबूत करेगी, ठीक है। तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से भारत का जो सिक्योरिटी है, खास करके जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला फील्ड है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो नाम इसका याद रखना बच्चे, हॉक-आई 360 सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड बाय USA एंड अभी जो है हमने इसे खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीदा है? लगभग $131 मिलियन में खरीदा है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये CBI से रिलेटेड है। अभी हाल ही में CBI ने भारत के 2 लोगों के खिलाफ एक तरीके से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और ये 2 लोग जो है भारत में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं आपके USA में, ठीक है। और किस आधार पे, यानी कि इनका अपराध क्या है? तो इनका अपराध है जो चाइल्ड अब्यूज़ है, ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले में जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए CBI के द्वारा कहा गया है। तो ये इसके कारण ये जो CBI का बच्चे अभी आपका एक कह सकते हैं कि CBI का जो एक नया इनकी जो एक्टिविटी है या फिर एक जो नया डिसीजन इन्होंने लिया है उसके बाद एक ऑपरेशन
बहुत ज़्यादा चर्चों में है, वो आपको पूछा जाएगा। इसके ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना। देखना, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमेरिका से प्राप्त इनपुट के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 भारतीय नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत की गई है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि ऑपरेशन हॉक का संबंध किस चीज से है, तो ये बच्चे आपका किस चीज से रिलेटेड है, ये है आपका बच्चों से। ठीक है, खास करके जो बाल यौन शोषण नेटवर्क है, ठीक है, इसमें जो भी लोग लिप्त हैं, जो भी लोग इसमें इंक्लूड हैं, उनको पकड़ने के लिए, उन पे नजर रखने के लिए, उनको जो है आपका इस तरीके से जो नेटवर्क में लोग हैं, जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए जो है आपका एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग सिस्टम है और इसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था सीबीआई के द्वारा उसे कहा जाता है ऑपरेशन हॉक। ठीक है, तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत जो है पहली 2 गिरफ्तारियों के लिए सीबीआई के द्वारा ये मतलब पहली 2 गिरफ्तारियों के लिए ये आपका स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब मामला दर्ज कर लिया है सीबीआई ने। उसके बाद बच्चे ऑपरेशन जो हॉक चल रहा है 2025 में, ये तो 2025 का है। इससे पहले भी इसी तरीके के ऑपरेशन जो है सीबीआई चला चुका है, तो उनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इससे पहले 2021 में आपका ऑपरेशन कार्बन हुआ था, ठीक है, सीबीआई के द्वारा, और दूसरा आपका 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र हुआ था सीबीआई के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपके ऑपरेशन हुए थे और सीबीआई का 2025 में ऑपरेशन हॉक है, इसका संबंध किस से रिलेटेड है वो आपको सब्जेक्ट याद रखना है बच्चे। बाल यौन शोषण नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए इसे बनाया गया, इसे इस ऑपरेशन को लागू किया गया है। अगला जो है आपकी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, है ना। महिलाओं के लिए भारत में एक अलग सा सेपरेट आयोग बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, तो कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। बेसिकली कमीशन ने इस रिपोर्ट में ये बताया है कि पिछले साल 2024 में, और 2025 के नाम से है, ये 2024 में महिलाओं के विरुद्ध जो शिकायतें आई हैं या फिर जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं वो किस प्रकार के अपराध हैं और टोटल जो है कितनी शिकायतें आई हैं, सबसे ज़्यादा शिकायतें कौन से स्टेट में आई हैं, तो इस प्रकार का डेटा जो है एनसीडब्ल्यू के द्वारा ये आपका जारी किया गया है। जब ये डेटा बच्चे जारी किया जाता है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के अपराध हैं, तो इनके अकॉर्डिंग, यानी कि इनका जो डेटा है उनके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो घरेलू हिंसा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है सबसे ज़्यादा केसेस इसके दर्ज किए गए और शिकायतें आप लोग देख रहे हैं 950। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका दूसरे नंबर पे दहेज उत्पीड़न है, दहेज उत्पीड़न है, यानी कि जो डाउरी के लिए जो परेशान किया जाता है महिलाओं को, वो है आपके लगभग 916 शिकायतें। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो आपका बलात्कार है या फिर इसका प्रयास है। ठीक है, 394 शिकायतें इसमें आपकी हैं। हालांकि आपको नंबर याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध उसमें से भी कौन सी कैटेगरी का अपराध है कि सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है आपका घरेलू हिंसा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि स्टेट, अगर हम महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसाएं हो रही हैं फिर जो अपराध हो रहा है वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो लगभग जितने केसेस बच्चे पूरे देश भर में आए ना, उसमें से 50% जो है सिर्फ एक स्टेट से आया है, वो है आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका टोटल, उत्तर प्रदेश जो है आपका पहले नंबर पे है, टोटल जो है आपकी 3921 कंप्लेन यहाँ पे दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली है, लगभग 688 कंप्लेन यहाँ पे दर्ज की गई हैं। ठीक है, टोटल मैं आपको बताऊं तो 7000 समथिंग की कंप्लेन ये बता रहे हैं, और 7000 समथिंग की कंप्लेन में बची आपका 3921 कंप्लेन सिर्फ आपके कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, ये आंकड़ा जो है अब 2024 का नहीं है, ये आंकड़ा बच्चे आपका जनवरी से लेकर के मई तक है। ठीक है, जनवरी से लेकर के मई तक जो है आंकड़ा इन्होंने बताया है, यानी कि 2025 का ये आंकड़ा है ये। ठीक है, तो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई है तो मई तो नहीं होगा इसमें, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो है इसमें आपके 4 महीने होंगे। ठीक है, या थोड़ा सा याद रखना। बाकी कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन के बारे में स्ट्रैटेजी के बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया था और ये जो है आपका 1992 में एक एक्ट आया था, उसके बाद में इसे बनाया गया। उसके बाद आता है कि पहली बार इसके अध्यक्ष के रूप में, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो नाम आपको याद रखना है जयंती पटनायक को। जब 1992 में आपका बना था ना बच्चे,
तब जो है जयंती पटनायक को इसके हेड के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में चुना गया था। ठीक है, उसके बाद में आता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कि नेशनल वुमेन कमीशन में एज अ मेंबर, मतलब कि पहले मेल मेंबर जो है आपके चुने गए थे। तो पहले जो मेल मेंबर थे, पुरुष जो इसके सदस्य बने थे, उनका नाम है आलोक रावत। उसके बाद में आपका विजया किशोर राहतकर, जो कि वर्तमान में नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्षा हैं, इसकी चेयरपर्सन है। ठीक है, तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो जो करंट चेयरपर्सन है, एक जो सबसे पहली चेयरपर्सन बनी थी, और एक जो है वो मेंबर जिनको कि जो पुरुष थे लेकिन वो इसके मेंबर बने थे, है ना। तो पहले पुरुष मेंबर के रूप में आपको आलोक रावत का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें बचे आपको कमीशन के बारे में, और कमीशन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उससे जो आंकड़े निकले हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला भी आपका एक रिपोर्ट ही है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग कहाँ पे, और भारत में जो खुश रहने का जो इंडेक्स है वो भारत को कहाँ पे रखता है, क्या भारत की रैंक है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, सॉरी बच्चे, हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं है, ये आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है। प्रेस फ्रीडम में जो है आपका क्या होता है कि इसमें जो किसी भी देश की मीडिया है वो कितनी फ्री है, वो अपने देश के वास्तविक मुद्दों पे कितना बात कर रही है, कितने स्वतंत्रता के साथ में उन मुद्दों को दिखा पा रही है, तो उसको लेकर के जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनता है। 2025 का भी जारी हो चुका है, और इसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें आपका है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत बार इसका नाम भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस संगठन का नाम याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संगठन है, इनके द्वारा ये आपकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस बार भी आपकी जारी की गई है 2025 के नाम से। और दूसरा आपको याद रखना है कि भारत का क्या नंबर है। तो भारत जिस स्थान पे है ना, उस स्थान में जो कैटेगरी भारत को मिली है वो है आपके सीवियर कैटेगरी। ठीक है, भारत को सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। 180 देशों में आपका ये रिपोर्ट, ये सर्वे हुआ था, और 180 में से भारत के नंबर, भारत जो है 151 नंबर पे है, 151 नंबर पे जो है भारत की मीडिया की वजह से भारत जो है आपका 151 नंबर पे है। अगर भारत के परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा एनालाइज करें, कंपेयर करें, कंपैरिजन में आपको याद रहेगा तो 2023 में भारत 161 नंबर पे था, 2024 में भारत 159 नंबर पे था, और अभी 2025 में आप देख रहे हैं कि भारत का स्थान बहुत अच्छा हो रहा है, 151 नंबर पे है। ठीक है, अगर टॉप के कंट्रीज़ की बात करें और लिस्ट की कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप में आपका नॉर्वे है, बहुत अच्छा यहाँ की मीडिया को बताया गया है। दूसरे नंबर पर आपके एस्टोनिया है, और लिस्ट में अगर आप लोग देखेंगे सबसे बेकार मीडिया प्रबंधन कह सकते हैं वो आपका कहाँ का है, इरिट्रिया का है, और आपका नॉर्थ कोरिया का है ना। यानी कि यहाँ की जो मीडिया है वो बिल्कुल भी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली बच्चे आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। खेलो इंडिया यूथ गेम मई 4 से स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार इसका इनॉग्रेशन किया गया है कहाँ पे, बिहार में। आपको वेन्यू याद रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है आपके शुरू हो चुके हैं 4 मई 2025 से बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, वेन्यू याद रखना। फिर आपको पूछा जाएगा कि बिहार में अगर हो रहा है तो बिहार में कहाँ पे हो रहा है। तो बिहार में आपका पटना याद रखना है, नालंदा, राजगीर याद रखना है, गया याद रखना है, और भागलपुर याद रखना है। ठीक है, और बेगूसराय, मतलब कि टोटल जो है 5 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा कि मैस्कट क्या रखा गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार का आधिकारिक शुभंकर गज सिंह, ठीक है, गज सिम्हा एथलेटिक्स उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो गज सिम्हा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये इसका ऑफिशियल मैस्कट रखा गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो न्यूज़ है अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कोई टीम है जो कि सेलिब्रेशन कर रही है और ये टीम जीती है। ये गोवा की फुटबॉल क्लब है और गोवा के फुटबॉल क्लब ने सुपर कप जीत लिया है फुटबॉल का। ठीक है, ये इसे कहा जाता है कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, एफसी गोवा यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा के द्वारा इसे जीता गया है। और दूसरा एक और चीज़ याद रखना बच्चे कि पहले इस सुपर कप को क्या कहा जाता था, 2018 से पहले ना इसे फेडरेशन कप कहा जाता था। 2018 के बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, फेडरेशन कप से चेंज होकर के इसका नाम किया गया है कलिंगा सुपर कप। तो कलिंगा सुपर कप फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है और ये किसने जीता है, तो इस बार 2025 में इसे फुटबॉल क्लब गोवा के द्वारा जीत लिया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 9 मई को IMF की बैठक होने वाली है जो कि बहुत ही क्रूशियल बैठक होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होगी। तो एक महत्वपूर्ण IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनकी एक बैठक होने वाली है 9 मई को। और इस बैठक के पहले परमेश्वरन अय्यर को IMF कार्यकारी बोर्ड में अंतरिम प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारत की तरफ से या फिर भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी तरफ से, हमारी तरफ से, या फिर कह सकते हैं या फिर भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसकी तरफ से
रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत के एक व्यक्ति को परमेश्वरन अय्यर को चुना गया है। ठीक है, और 9 मई को क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको इनका नाम याद रखना है कि कार्यकारी बोर्ड के मेंबर के रूप में इन्हें यहाँ पे चुना गया है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं, तो जो परमेश्वरन अय्यर जी हैं ये ऑलरेडी जो है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम भारत कह रहे हैं ना कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, तो भारत, जैसे कि आपको बच्चे कई बार लोकसभा के क्षेत्र आप लोग देखते हैं, तो लोकसभा का क्षेत्र जैसे कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट कहेंगे या फिर कोई एक शहर का नाम होगा, तो लेकिन उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बहुत सारी जगह आती हैं, है ना, उसमें जो है आपका आसपास के बाकी इलाके भी आते हैं। उसी तरीके से जो भारत की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है IMF में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उसमें भारत आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, भूटान आता है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे जो है आपके भारत की कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। उसके बाद IMF में कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 25 निदेशक होते हैं, और इन 25 निदेशक में से एक कार्यकारी निदेशक के रूप में परमेश्वरन अय्यर जी को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका IMF की थोड़ा सा बात करें, तो यहाँ पे वर्तमान में क्रिस्टीना जॉर्जिया है, जो कि 2019 से लगातार इसकी चेयरपर्सन है। 2024 में इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो अभी इनका टेन्योर बढ़ गया है। तो IMF के जो हेड हैं अभी, उनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टीना जॉर्जिया। उसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि 9 मई को कुछ होने वाला है, IMF की एक मीटिंग होने वाली है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि अंडर डेवलपिंग नेशन है या फिर डेवलपिंग नेशन है, उनको फंड देने का काम करता है ना। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बेसिकली उनकी वित्तीय सहायता करने का काम करता है। तो पाकिस्तान के द्वारा लोन के लिए अप्लाई किया गया है। ठीक है, 9 मई को बच्चे जो बैठक है ना, उसमें बेसिकली जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वो रिव्यू करेगा पाकिस्तान के लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का जो लोन है उसको। ठीक है, तो ये जो पैकेज है, ये जो लोन है, उसको रिव्यू करने वाला है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वही मीटिंग जो है आपकी 9 तारीख को होगी, और इसमें जो आपके ये बोर्ड है, वो जो बोर्ड मेंबर है, कार्यकारी बोर्ड है, इसके जो मेंबर हैं वो यहाँ पे हिस्सा लेंगे। ऑब्वियसली बात है, जो भारत की तरफ से या फिर भारत का जो संसदीय क्षेत्र है उसकी तरफ से यहाँ पे जो परमेश्वरन अय्यर जी हैं वो जो है भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखनी है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आपको एक जगह का नाम याद रखना है। कर्नाटका सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का। 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घास के मैदान संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। अब जब किसी भी जानवर को या किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को अगर नोटिफाई किया जा रहा है इस एक्ट के तहत, तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा आपका संकट में है। ठीक है, किसी न किसी वजह से ये आपके संकट में है, हमें इसे बचाने की ज़रूरत है। वो किसी वनस्पति की प्रजाति हो सकती है, वो किसी जानवर की प्रजाति हो सकती है, या फिर कोई इस तरीके का क्षेत्र हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चे घास का मैदान है, हेसरघट्टा इसका नाम है, कर्नाटका में है। ठीक है, तो कर्नाटका सरकार ने इस एक्ट के तहत जो है इसे नोटिफाई कर लिया है, इसे अधिसूचित कर लिया है। उसके बाद में हेसरघट्टा घास के मैदान बेंगलुरु के पास में हेसरघट्टा झील के आसपास स्थित है, और यह बेंगलुरु क्षेत्र में बचा हुआ अंतिम घास का मैदान है ना। बेंगलुरु आपको पता है कर्नाटक की कैपिटल है ना, तो वहाँ पे जो है आपका बचा हुआ सबसे लास्ट जो है घास का मैदान बचा हुआ है, उसका नाम आपको याद रखना है, हेसरघट्टा। ठीक है, तो हेसरघट्टा घास का मैदान कर्नाटका में है। तो आज की खबरें बच्चे बिल्कुल टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है स्टैटिक का पोर्शन नहीं है याद करने के लिए, तो आपको टू द पॉइंट खबरें याद रखनी है। और इमीडिएटली जैसे ही सेशन आपका खत्म होता है, आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 करके जो भी न्यूज़ आपको याद हो रही है वो जो है आपको लिख देनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।